Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying Greek literature, and in my previous lecture I have talked about Homer's Iliad. In this lecture I will be talking about Homeric hymns. So students, before talking about Homeric hymns, I would like to tell you a little about Homer, that who was Homer. Students, Homer was actually a blind poet. He was a Greek blind poet, and his exact lifespan is not known. इसके बारे में हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि ये कब पैदा हुआ, कब इसकी डेथ हुई, बट इट इज़ सपोज्ड दैट ही वाज बोर्न इन 800 BC एंड डाइड इन 701 BC. ठीक है. और इसकी ये ख़ास बात है कि वो ओरल पोइट था, पोएम्स का कंपोज़र था और राइटर नहीं था वो. और ख़ास बात ये है कि ये उन अर्लीस्ट पोइट्स में से है जिसका काम अभी तक पढ़ा जाता है. So students, this was about Homer, and now I will tell you that what is hymn. Hymn क्या होता है? Students, hymn is actually a religious song. ये असल में एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो किसी भी गॉड या गॉडेस की प्रेज़ में होता है, उसकी तारीफ़ में होता है. जैसे कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो लिखते हैं उस नज़्म को हम्द कहते हैं. तो इसी तरह से ये जो हिम होता है ना, ये एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो किसी गॉड या गॉडेस की प्रेज़ में होता है, देवताओं की तारीफ़ में, या फिर उनसे दुआ करने के लिए, उनसे प्रे करने के लिए जो है ना ये लिखा जाता है. So what are the Homeric hymns? The Homeric hymns are a collection of 33 anonymous ancient Greek hymns celebrating individual gods. The hymns are Homeric in the sense that they employ the same epic meter, dactylic hexameter, as the Iliad and Odyssey, use many similar formulas, and are couched in a same dialect. सबसे इम्पोर्टेंट बात होमेरिक हिम्स की स्टूडेंट्स ये है कि एक्चुअली दीज हिम्स वर नॉट रिटन बाय होमर. ये हिम्स जो है ना होमर ने नहीं लिखी है. ये एक्चुअली इसलिए इनको होमेरिक हिम्स कहा जाता है बिकॉज दीज हिम्स आर रिटन इन होमेरिक स्टाइल. होमर ने जिस स्टाइल में इलियड और ओडेसी लिखी है उसी स्टाइल में, उसी मीटर में, डिक्टैलिक हेक्सामीटर में ये हिम्स लिखे गए हैं, इसीलिए इनको होमेरिक हिम्स कहते हैं. ठीक है. जिस स्टाइल और डायलेक्ट में या मीटर में होमर की इलियड और ओडेसी लिखी गई हैं, ये हिम्स भी उसी मीटर में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको होमेरिक हिम्स कहते हैं. होमेरिक हिम्स असल में 34 पोएम्स की कलेक्शन है, जिसमें से 33 जो है ना वो गॉड्स को इन्वोक करते हैं. और इन पोएम्स में हमें ग्रीक्स की ट्रेडिशंस का भी पता चलता है, ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से गॉड्स को ग्रीक मानते थे और किन किन की पूजा की जाती थी, और कौन सा गॉड जो है वो किस स्पेसिफिक काम को कि वो गवर्न करता था. तो ये सारा कुछ हमें इसमें पता चलता है. तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ना है होमेरिक हिम टू अपोलो. तो सबसे पहले मैं आपको अपोलो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. स्टूडेंट्स, अपोलो वाज एक्चुअली गॉड ऑफ सन, ऑरेकल्स, नॉलेज, हीलिंग, डिजीज़, म्यूज़िक, हर्ड्स एंड फ्लॉक्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग्स. ठीक है. इसके पास इतनी ज़्यादा जो है वो इनसे के काम थे. तो ही वाज सन ऑफ ज़्यूस एंड लीटो. ये ज़्यूस और लीटो का बेटा था. और एट्रीमस जो कि गॉडेस ऑफ हंटिंग थी, उसका ये ट्विन ब्रदर था. एंड ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड ऑफ ग्रीक्स. तो हिम टू अपोलो को की हम समरी स्टार्ट करते हैं. द हिम ओपन्स विद अ पैसेज अबाउट द बर्थ ऑफ अपोलो एंड हिज ट्विन सिस्टर एट्रीमिस. हिम जो है वो शुरू होता है अपोलो की और उसकी ट्विन सिस्टर एट्रीमिस की बर्थ की डिस्क्रिप्शन के साथ. यानी कि इसके स्टार्ट में जो है अपोलो की बर्थ की और इसकी ट्विन सिस्टर जो थी एट्रीमिस, जो कि गॉडेस ऑफ हंटिंग है, उसकी बर्थ की डिस्क्रिप्शन दी हुई है. देयर मदर लीटो गिव्स बर्थ टू एट्रीमिस एट Ortygia, but has to hunt for a long time before she finds a land whose people will allow her to bear Apollo.
उसकी माँ लीटो जो थी उसने पहले एट्रिमस को ऑटेगिया में डिलीवर किया, ठीक है। वहाँ पे उसकी बर्थ होती है एट्रिमस की, यानी कि एट्रिमस की बर्थ जो है ना वो पहले होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि अपोलो को बर्थ देने के लिए उसे बहुत दूर तक जो है ना वो सफ़र करना पड़ता है, जगह ढूंढनी पड़ती है। तो finally she is allowed to have a baby on the tiny island of Delos, which is personified as a female who can speak to Leto. आखिरकार क्या होता है कि उसे एक जगह मिल जाती है, एक जगह पे आके ना उसे जगह मिलती है जहाँ के लोग जो है ना उसे अपोलो को पैदा करने की इजाज़त दे देती है। और ये एक छोटा सा आइलैंड होता है जिसका नाम होता है डेलोस, ठीक है। और इस यहाँ ये जो डेलोस आइलैंड है ना, इसको हिम में एक फीमेल के तौर पर पर्सोनीफाई किया गया है जो कि लीटो से बात भी कर सकती है, ठीक है। ये फीमेल आइलैंड जो है ये लीटो से बात भी कर सकते हैं। तो लीटो's labor lasts for 9 days because Hera, out of jealousy, has forbidden the goddess of childbirth, Elethia, to visit Leto. अब क्या होता है कि लीटो को वहाँ पे जगह तो मिल जाती है, लेकिन 9 दिनों तक उसे लेबर पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है। अपोलो को वो पैदा नहीं कर पाती है क्योंकि जो हीरा होती है ना, जो ज़्यूस की बीवी होती है, उसने ज़्यूस कौन है पहले मैं आपको बताऊँ। ज़्यूस जो है वो गॉड ऑफ गॉड्स है, सब देवताओं का देवता है। तो हीरा जो है ना वो ज़्यूस की बीवी है। अब हीरा ने क्या किया था, उसने जेलसी की वजह से चाइल्ड बर्थ की जो गॉडेस एलिथिया थी, चाइल्ड बर्थ की भी एक गॉडेस थी एलिथिया, उसको उसने लीटो के पास आने की इजाज़त नहीं दी थी। इस वजह से लीटो को 9 दिन तक जो है वो चाइल्ड लेबर की जो है ना पेन बर्दाश्त करनी पड़ी थी, ठीक है। तो फिर भी क्या होता है कि बट डिस्पाइट हीराज एफर्ट अपोलो लीव्स आउट इन द लाइट। लेकिन फिर भी जो हीरा की जेलसी में उसने जो भी एफर्ट की उसके बावजूद क्या होता है कि अपोलो पैदा हो जाता है। एन एक्सटेंडेड ट्रिब्यूट टू डेलोस एंड इट्स पीपल फॉलोज। फिर उसके बाद जो है वो हिम में काफ़ी जो है वो डेलोस के लोगों के बारे में और उस डेलोस आइलैंड और उसके लोगों के बारे में जो है वो अच्छी बातें की जाती हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है कि उन्होंने अपोलो को पैदा होने की वहाँ पे इजाज़त दी। और इट इज़ फॉलोड इन द टर्न बाय अ पाइन और सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड ट्रायम्फ टू अपोलो हिमसेल्फ। उसके बाद एक प्रेज़ और जो ट्रायम्फ का यानी कि फ़तह का सॉन्ग आता है इसमें, जो कि अपोलो को एड्रेस करके लिखा जाता है। फिर हिम मज़ीद आगे बढ़ता है तो क्या होता है, द स्पीकर हु मेंशन हिज ब्लाइंड डज नॉट नो वेयर टू स्टार्ट with Apollo's radiance, with his skill on the lyre, or with the beauty of the shrine he causes to be built near Mount Parnassus, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्पीकर कहता है कि वो ब्लाइंड है, यानी कि जो जो है वो हिम में ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो कहते हैं कि वो ब्लाइंड है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपोलो की कौन सी खूबी की तारीफ़ जो है वो स्टार्ट करे। उसकी रेडियंस यानी कि उसकी चमक दमक बयान करे, विद हिज स्किल ऑन द लायर, या फिर उसकी लायर स्किल से, या फिर उसकी उस श्राइन की ब्यूटी बयान करे जो कि अपोलो की वजह से तामीर किया गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है जी, द श्राइन इज़ बिल्ट बाय काउंटलेस ट्राइब्स ऑफ ह्यूमन एंड अपोलो promises to provide unerring counsel to all who visit there। ये श्राइन जो है बेशुमार लोगों ने मिलकर तामीर किया था, यानी किसी गॉड या गॉडेस ने ये तामीर नहीं किया था, ये इंसानों ने बनाया था। और अपोलो ने फिर उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी इस श्राइन पे आएगा अपोलो उसे अनएरिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि अनएरिंग ऐसी काउंसलिंग, ऐसी मुशावरत प्रोवाइड करेगा जिसमें कोई एरर नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, यानी कि उनको ठीक ठीक मशवरा देगा और प्रोफेसीज देगा। इसीलिए स्टूडेंट्स अपोलो जो है गॉड ऑफ प्रोफेसीज भी कहलाता है। आपने जो है वो एडिपस रेक्स में भी पढ़ा था, क्रियोन कहाँ जाता है, अपोलो के पास प्रोफेसीज लेने जाता है, तो गॉड ऑफ प्रोफेसीज भी कहलाता है अपोलो। फिर उसके बाद ही हिम में एक सब प्लॉट आता है
ठीक है। अब ये सब प्लॉट क्या है, स्पीकर फिर क्या डिस्क्राइब करता है, द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ अपोलो किल्स अ टेरिबल स्नेक हु इज गार्डिंग द मॉन्स्टर टाइफोन। स्पीकर बताता है कि अपोलो ने किस तरह से एक बहुत ही खौफनाक स्नेक जिसका जो कि एक मॉन्स्टर टाइफोन को गार्ड कर रहा था उसको मारा था। ठीक है। हीरा ज़्यूस वाइफ बोर टाइफोन इन रिवेंज फॉर ज़्यूस having fathered Athena from his own head without Hera। अब ये टाइफोन क्या था, ये टाइफोन ये जो मॉन्स्टर था इसको हीरा ने पैदा किया था बदला लेने के लिए ज़्यूस से। ज़्यूस से किस चीज़ का बदला उसने लिया था, क्योंकि ज़्यूस ने एथेना को पैदा किया था अपने सर से। एथेना जो कि गॉडेस ऑफ विजडम है उसको अपने इसने सर से पैदा किया था, हीरा के बगैर। ठीक है। तो हीरा को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए उसने क्या किया, एक मॉन्स्टर पैदा किया। तो अपोलो ने उस मॉन्स्टर को गार्ड करने वाले स्नेक को मारा था। ये सब प्लॉट इसमें चल रहा है। Hephaestus also spelled Hephaestus, the child Zeus and Hera bore together, was born lame, and Hera is perennially jealous that Zeus bore so many beautiful children with mortal women and minor goddesses। इसके अलावा जो हीरा ने वो बदला लिया था, वो किस चीज़ का बदला लिया था, एक तो ये कि हिफास्टस जो हीरा और ज़्यूस का बेटा था, उन दोनों का मुश्तरका बेटा था, वो लेम पैदा हुआ था। इस चीज़ पे भी उसको गुस्सा था। और दूसरी बात ये कि जो ज़्यूस है उसके काफ़ी सारी और गॉडेसेस के साथ अफेयर थे और कुछ मॉर्टल वुमेन के साथ उसका अफेयर था। इस चीज़ पे भी जो है हीरा जो है वो बहुत जेलस थी और इस वजह से उसने जेलसी में आके रिवेंज के लिए इस मॉन्स्टर टाइफोन को पैदा किया था। हीरा गिव्स टाइफोन टू द स्नेक टू रेज द मॉन्स्टर चाइल्ड। फिर ये जो टाइफोन था, हीरा ने इसको पैदा करने के बाद क्या किया, एक स्नेक को के हवाले कर दिया कि वो इसको जो है वो पाले। द स्नेक वेलकम्स टाइफोन एज वन ऑफ हर ओन इवल काइंड। और स्नेक ने बड़ी खुशी से टाइफोन को वेलकम किया क्योंकि वो भी उसकी तरह का एक इवल काइंड थी। ठीक है। देन द सर्पेंट हेल्प्स टाइफोन रेक much evil among humanity. Apollo, who is the talented with bow as he is with the lyre, shoots the snake and leaves her to rot. The speaker mentions that after the snake's death, the spot where she died is called Pytho। तो फिर क्या हुआ कि जो है इस टाइफोन ने और स्नेक ने मिलके ह्यूमैनिटी में काफ़ी तबाही मचाई। और अपोलो जो था, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था बो एंड एरो के स्किल में, उसने अपनी एरो के थ्रू जो है स्नेक को मारा और वहाँ पे उसको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। और जिस जगह पे उसको स्नेक को उसने मारा वो जगह पाइथो कहलाती है। ये इसमें एक सब प्लॉट चलता है इस हिम में। उसके बाद ही देखें, अपोलो नाउ अंडरटेक्स टू फाइंड ह्यूमन टू सर्व एज हिज प्रीस्ट्स। अब अपोलो क्या करता है कि इंसानों को जो है वो अपने प्रीस्ट्स के तौर पे सर्व करने के लिए फाइंड आउट करता है। व्हेन ही स्पॉट्स अ क्रेटन शिप he transforms himself into dolphin and leaps abroad terrifying the Cretan sailors। तो वहाँ पे वो फिर क्या करता है कि क्रेटन शिप जो है वो फाइंड आउट करता है और वहाँ उसमें डॉल्फिन की शक्ल में जाता है और क्रेटन के सेलर्स को काफ़ी खौफसदा कर देता है। इन दिस फॉर्म अपोलो डायरेक्ट्स द शिप टू डेल्फाई विच इज़ कॉल्ड क्रीसा एट दिस पॉइंट इन द हिम। और फिर वो जो है वो क्या करता है, उनको सेलर्स को खौफसदा करके तो शिप को डेल्फाई की तरफ जो है वो डायरेक्ट करता है। उनको कहता है कि शिप को डेल्फाई की तरफ लेके जाएं और इस जगह को जो हिम में है ना वो क्रीसा के नाम से जो है वो लिख पुकारा गया है। व्हेन दे अराइव अपोलो इन्फॉर्म्स द सेलर दैट फ्रॉम नाउ ऑन दे विल लिव एट क्रीसा forsaking their wives and their homes to tend his shrine। अब वहाँ पे पहुँच के अपोलो उन सेलर्स को कहता है कि अब के बाद वो लोग जो है ना ये क्रीसा पे रहेंगे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के इसके श्राइन की जो है ना वो देखभाल करेंगे। Since he took the form of a dolphin,
क्योंकि उसने डॉल्फिन की शक्ल जो है वो इख्तियार की थी। डेल्फिस इन ग्रीक, जिसको ग्रीक में डेल्फिस कहते हैं। द स्पॉट विल नाउ बी कॉल्ड डेल्फाई, तो इसलिए अब वो जगह जो है ना डेल्फाई कहलाएगी। एंड द श्राइन विल बी नोन एज डेल्फिक श्राइन, और इसके श्राइन को, उसके मज़ार को डेल्फिक श्राइन कहा जाएगा। Apollo promises to provide abundant flocks of sheep for food, and also vows that if any of the priests misbehave, which is the custom of mortal men, they will have new master and will be forever forced under their yoke. ठीक है। अब अपोलो जो है ना वो उन सेलर्स से कहता है कि उनसे वादा करता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा फूड देगा, फ्लॉक्स ऑफ शीप देगा, और फिर उसको धमकाता भी है कि अगर उस इन प्रीस्ट्स में से किसी ने मिसबिहेव किया, जो कि एक मॉर्टल मैन का कस्टम है, जो कि इंसानों की रवायत है मिसबिहेव करना, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो फिर उनका मास्टर नहीं रहेगा, उनका मास्टर फिर कोई और होगा, और वो हमेशा के लिए उसकी जो है वो हुक्मरानी में रहेंगे। एज इन मैनी अदर होमेरिक हिम्स, दिस वन क्लोजेज विद द स्पीकर्स प्रॉमिस, बट आई विल कॉल टू माई माइंड बोथ यू एंड अदर सॉन्ग। अब ये लास्ट में हर होमेरिक हिम के लास्ट में जो है ना कुछ ऐसी कोटेशन दी हुई है जिससे हमें पता चलता है कि अब इससे आगे और जो है हिम स्टार्ट होने वाला है। तो इसी तरह इस हिम के एंड पे भी ऐसा ही है कि स्पीकर जो है प्रॉमिस करता है कि वो कुछ और जो है वो अब मज़ीद कुछ और कोई और सॉन्ग जो है वो सुनाएगा, कुछ और बताएगा रीडर्स को, लिसनर्स को, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट होमेरिक हिम टू अपोलो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिम टू एफ्रोडाइट करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।